तो हेलो डियर स्कॉलर्स, वेलकम यू इन वंदनाज स्टडी स्टूडियो, जहां पर हम डिस्कस करते हैं क्लास 9th और 10th के सोशल साइंस एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर्स को डिस्कस और आपके लिए एक्सप्लेन सो दैट यू कुड कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर योर प्रैक्टिकल्स। यस, बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ना, तो बस चलिए हमारे साथ साथ में जैसे जैसे आपको ट्रिक्स बताते जा रहे हैं आराम से सुनिए। इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होने वाला है। और आप ये देख रहे हैं चैनल फ्रॉम अ डेस्क ऑफ अ टीचर, राइट, फ्रॉम अ डेस्क ऑफ अ टीचर। तो जैसे जैसे स्कूल्स पे चलती जाती हैं चीजें और क्या स्केड्यूल रहता है, कैसे हम बोर्ड में करेक्शंस करते हैं, क्या बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको मैं टाइम टू टाइम शेयर करती रहूंगी, ट्रिक्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तो जल्दी से चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे। और फेडरलिज्म चैप्टर अभी मैं करा रही हूँ स्कूल में, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। इसी चैप्टर को हम आज लेकर के चल रहे हैं। सो लेट्स मूव फॉर द टॉपिक एंड द सेकंड चैप्टर ऑफ सिविक्स, फेडरलिज्म। एंड यस, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। सो कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्ट। So federalism is a second chapter of your civics book class 10th NCERT। और ये चैप्टर छोटू सा ही है और आपके फर्स्ट चैप्टर से काफ़ी रिलेट करेगा। इनफैक्ट अगर आपका पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चैप्टर ना आपको 50% तो क्लियर ही है, समझ लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। अब फेडरलिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले एग्जाम्पल्स पे आते हैं, राइट, बिकॉज एग्जाम्पल्स के साथ समझना ईजी हो जाता है और आपकी एनसीईआरटी बुक्स हमेशा ही एग्जाम्पल्स के साथ कोड होती हैं, है ना। सो वी लर्न देयर एग्जाम्पल ऑफ टू कंट्रीज, वन इज़ अ बेल्जियम एंड सेकेंड इज़ अ श्रीलंका। तो श्रीलंका के केस में आपने पढ़ा था दैट द तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। इसका मतलब वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट थी? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही सारी अथॉरिटी थी, सब यूनिट्स के पास कोई पावर ही नहीं थी, पावर शेयरिंग इक्वल था नहीं। बेल्जियम में भी सिस्टम प्रॉपर नहीं था, पावर शेयरिंग प्रॉपर नहीं थी, लेकिन बेल्जियम में हमने पढ़ा कि उन्होंने प्रॉपर अमेंडमेंट्स किए। 4 टाइम दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर पॉलिसीज़ के साथ उन्होंने ऐड किया। यहाँ पर आपको दिखाया है, हमने पढ़ा था 1993 रीजनल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को डिवाइड करते हुए शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। अब उसको इक्वल पावर शेयरिंग देने के लिए उन्होंने शिफ्ट किया यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल में। और फेडरल का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ गवर्नमेंट एज अ सेंट्रल और द स्टेट। इट कुड बी 2 और मोर देन 2 लेवल। तो मोस्ट ऑफ कंट्रीज वेयर वी आर हैविंग फेडरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो वहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो होगा ही, एंड इन सम कंडीशन देयर कुड बी अ थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है पंचायती और म्यूनसिपैलिटी सिस्टम के साथ। बेल्जियम के केस में आपने पढ़ा था उन्होंने बनाई थी कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे। So a general government for entire country and government at the provincial or regional level which is called the federal government। Basically federal government से क्या मतलब है? हम सब यूनिट जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं उसको हम अलग अलग स्टेट्स जो हैं, आप अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो आप पहले ये समझ लीजिए डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, राइट। ये आपको याद रखना है जब आपसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल डिवीज़न पूछा जाएगा ना, यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट where we talk local government, state government and central government। ठीक है, ये तीनों गवर्नमेंट हैं। अब यहाँ पर जो सब यूनिट्स होती हैं, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके पास अपने राइट्स हैं, अपनी अथॉरिटीज़ है, अपने रेवेन्यूज़ हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पर नहीं होता है। कंट्रोल से हमारा मतलब है स्टेट गवर्नमेंट इज़ फ्री टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंट्री, सॉरी स्टेट, यानी it means state government is free to take decision according to the requirement of the state। सपोज स्टेट में रोड कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। छोटा सा कोई प्राइमरी स्कूल्स उन्हें खोलना है तो गवर्नमेंट अपना बजट इनिशिएट करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प ले सकता है, बट स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए खुद डिसाइड कर रहा है। छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट्री एक्शंस, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट खुद इनिशिएट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मना नहीं करता है। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स हैं एंड इट इज़ ले डाउन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली, सब कुछ लिखा हुआ है, ये लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, ठीक है। सो इट्स अ सेट। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपके लेवल पे नहीं होता बेटा, ये बच्चों के लेवल पे होता है। आपसे पूछा जाता है 3 टियर्स और डू द फेडरल डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपको याद रखना है जब हमसे फेडरल डिवीजन कह रहे हैं तो यही वाला डिवीजन आपको दिखाना है, ठीक है। सो नाउ मूव्स विद द चैप्टर। तो ये हमने एग्जाम्पल के साथ शुरू किया जिसमें आप ये पढ़ चुके थे कि बेल्जियम ने इसको कैसे आगे कंसीडर किया था। अब आते हैं एक्चुअली फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है? व्हाट इज़ फेडरल? इट्स क्लियर टू यू। फेडरल का मतलब सब यूनिट्स, डिवाइडेड हम जहाँ पर गवर्नमेंट को देख रहे हैं। सो फेडरलिज्म, व्हेन वी टॉक इज अबाउट द फेडरलिज्म, इट्स सिंपली a system of government in which the power is divided between the central authority
एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, राइट। जैसे इंडिया में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, डिफरेंट 28 स्टेट्स को हम काउंट कर रहे हैं, तो सबकी अलग अलग अथॉरिटी है। लेकिन जब जब पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेना होगा तो नेशनल गवर्नमेंट काम करेगी। अदरवाइज इंडिविजुअल स्टेट्स को छोड़ दिया गया है कि वो अपने तरीके से अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। यही सिस्टम है फेडरलिज्म, राइट। बट यूनिटरी में ऐसा नहीं होता। व्हेन वी टॉक अबाउट, अब फेडरलिज्म को करने से पहले ना बेटा आपको एक चीज़ और समझनी होगी। सिंपली जब आप डेमोक्रेसी को स्टडी करते हैं, व्हेन वी टॉक इज़ अबाउट द डेमोक्रेसी, तो ये डेमोक्रेसी को ही हम दो तरीक़ों से स्टडी करने के लिए यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। वन इज़ अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकेंड वी आर टॉकिंग एज अ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके हाथ में सारी पावर होती है। स्टेट गवर्नमेंट को फ्री फाइनल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं होती डिसीजंस लेने की, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी पावर एट एनी टाइम बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, जबकि फेडरल में ऐसा नहीं होता है। फेडरल इज़ फ्री टू टेक डिसीजन। फेडरल गवर्नमेंट फ्री होती है अपने आप से डिसीजंस लेने के लिए, डेवलपमेंटरी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को इनिशिएट करने के लिए, ओके। तो ये आपको ज़रूर से याद रखना है ताकि हम फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे आगे चलेंगे। नाउ इज़ अबाउट द फेडरलिज्म। अब डिटेल स्टडी करते हैं हम फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म हैज़ अ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब 2 लेवल हमने पीछे पढ़ा था, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फॉर द, पहला तो आ जाएगा गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें कि अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे बोलूँ तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट की, जहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, डिसीजन लेती है पूरी कंट्री की। एंड सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है स्टेट लेवल पे और द प्रोविंशियल लेवल पे, जहाँ पर हर स्टेट के लिए, इसको हम सिंपली बोलेंगे तो हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट जो अपने स्टेट में डिसीजंस लेती हैं, right? So federalism is having 2 units and both these levels of the government enjoy their power independent of the other. Means central government is not having command over the state government. ऑर्डर नहीं देगा उसको कि आपने ये क्यों करा, आप ये मत करो। तो स्टेट गवर्नमेंट को फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट होकर के वो काम करता है, क्योंकि ये अथॉरिटी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है व्हाट आर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, व्हाट आर द areas of decision taking, right? Next is, to understand this you need to understand the difference between the unitary and federal. अभी इतना डिस्कस करने के बाद hopefully you have understood difference between both. फिर से हम बेसिक पॉइंट्स को लेकर के आपके साथ बात कर लेते हैं। So unitary system, there is only one level of government or the sub unit subordinate to the central government. हो सकता है कि एक ही गवर्नमेंट हो, यानी सिर्फ यूनिटरी गवर्नमेंट जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, या हो सकता है कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हो बट उसका होना ना होने के ही जैसा होता है। वाई? क्योंकि उसके पास अपनी पावर ही नहीं है, कोई अथॉरिटीज़ ही नहीं है। सपोज़ हमने आपको कोई स्टेट में मिनिस्ट्री दे दी गई, ठीक है, बट आप अपने मन से 2% का भी काम नहीं कर सकते हो, तो क्या फ़ायदा ऐसी पावर का? आपको ऐसी रेजिग्नेशन और पोस्ट मिल जाना जिसमें आप अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते हो, सिर्फ डांट सुननी है आपने, तो ऐसी पोस्ट की कोई वैल्यू या इंपॉर्टेंस रह जाती है? नो ना। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की फ्री इंडिपेंडेंट पावर नहीं होती है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल और स्टेट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं एंड देयर एरियाज आर फिक्स्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द लिमिट्स एंड द लिस्ट that which duties will be performed by state government and which duties or responsibilities performed by the national government, and accordingly both the level work, and it is also written in the constitution. ये हमारे constitution में भी लिखा हुआ है, central and state government, ठीक है। 1950 में सिर्फ 2 ही लेवल थे, नेशनल एंड सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट है वो बाद में आया, दैट वाज इन 1992। आगे हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड डिफरेंस की बात अगर हम करते हैं, central government can pass an order to the provincial or the local government, right? Can increase or decrease the power of the state government also, but in the federal government ऐसा नहीं होता है, because here everything is written in the constitution. तो अब हम सीधे आ जाते हैं is about the characteristics of the federalism, main features of the federalism, how you can check to any country as it is a federal country or not. तो अगर किसी कंट्री को चेक करना है वो फेडरल है या नहीं है, तो हमें चेक करना होगा कि ये फीचर उस कंट्री में है या नहीं है। सो फर्स्ट फीचर इज 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहली चीज़ उसकी मीनिंग के साथ आपको याद रखनी है, इफ़ अ कंट्री इज शोइंग इटसेल्फ और प्रोनाउंसिंग एज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन ऑफकोर्स देयर विल बी 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी वहाँ पर सेंट्रल और स्टेट यूनिट होगी ही होगी,
थर्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इट्स डिपेंड ऑन द नीड एंड डिमांड ऑफ द कंट्री। सेकेंड इज द सेम सिटीजन सेपरेट जुरिडिक्शन, राइट, यानी सिटीज़न तो सेम ही होते हैं ना। सपोज हम कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया अपने स्टेट के लोगों के लिए और नेशनल गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया नेशन के लिए, तो उस नेशन के अंदर सारे स्टेट तो आ गए और वही सारे स्टेट के जो लोग हैं, जो सिटीज़न हैं, वो स्टेट के अंदर भी आ रहे थे, तो सिटीज़न सेम ही होते हैं, राइट। सो सेम सिटीज़न सेपरेट जुरिडिक्शन, सिटीज़न वही है बट उनका जुरिडिक्शन डिफरेंट होता है, यानी टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर पावर अलग अलग कर दी जाती हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली फॉर द बिग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, ये बहुत हेल्पफुल और ज़रूरी होता है। नंबर थर्ड इज़ सुपीरियॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ यू टॉक अबाउट अ डेमोक्रेसी तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, और वहाँ पर अगर फेडरल है तो वो सुपीरियॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे रन करेगा। एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न्ड, एज वी लर्न इन द लास्ट वन स्लाइड ऑल्सो। इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंगली थिंग्स आर गोइंग ऑन। फोर्थ इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड का मतलब होता है बेटा, रिजिड मतलब अगर हम लिटरल मीनिंग करते हैं, रिजिड मतलब कठोर है ना, ठोस यानी जो हार्ड होता है, तो इसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिजिड है। तो रिजिड से हमारा मतलब है विच कैन नॉट बी चेंज, मीन्स लॉज रिटन देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलिटरली। यूनिलिटरली से क्या मतलब होता है? यूनिलिटरली मीन्स नो इंडिविजुअल पर्सन कैन टेक डिसीजन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ऑफ कोर्स चेंजेस कैन बी डन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। मैनी अमेंडमेंट्स वर देयर, 1950 से लेकर अब तक मोर 122 के पास अमेंडमेंट्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे लॉज बाद में ऐड हुए हैं। कुछ की ज़रूरत नहीं है, एक आधा हम तो उनको हटा सकते हैं, बट ऐसा किसी एक के हाथों से नहीं होता, मर्जी से नहीं होता। इनफैक्ट होल द पार्लियामेंट सिट टुगेदर, डिस्कस अबाउट दिस, एंड व्हेन मेजॉरिटी इज एग्री ओनली देन सच अ डिसीजन वेयर मेजॉरिटी इज एग्री विल बी consider and then it will be finalized by the judiciary also। फिर सुप्रीम कोर्ट उसके लिए उसको वैलिड करता है, तभी वो आगे जाता है, करेक्ट। सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, ये हम जानते हैं कि हमारे वहाँ पर जुडिशरी के पास सुप्रीम पावर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, आप इन जनरल भी देखते हैं ना, कभी आप न्यूज़ सुनेंगे तो आपको लगता है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, उसके बाद कोई इफ एंड बट होता ही नहीं है। तो फेडरल यूनिट में सुप्रीम अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट होती है, हमारा जुडिशरी सिस्टम होता है, राइट। नेक्स्ट इज़ द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब भाई, अगर हम कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में डेवलपमेंटरी प्रोग्राम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको मनी चाहिए ना, बजट बनाना पड़ेगा, तो वो पैसा उसके पास कहाँ से आएगा, कौन देगा? सो दैट इज़ थ्रू द रेवेन्यू, ठीक है। अब ये जितने भी रेवेन्यू, जिसको हम टैक्स बोल रहे हैं, जो हम टैक्स देते हैं चीज़ों के लिए, और है ना, हमारी जब आप अर्निंग होते हैं मतलब हम जब अर्निंग है तो ये जो टैक्स हम पे कर रहे होते हैं, वो टैक्स भी डिवाइड हो जाता है, यानी उसका एक हिस्सा जाता है नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और दूसरा हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। तो इस तरह से जो ये बजट है ना, ये डिफाइन होता है कि नेशनल गवर्नमेंट के पास इतना हिस्सा जाना है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अमाउंट जाना है। तो इट इज़ ऑल्सो रिटन एग्जैक्टली इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी उनके लिखे हुए हैं, तो इसलिए उनके पास क्या है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। किसके पास? स्टेट्स के पास अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। एंड ड्यूल ऑब्जेक्टिव, ये जो फेडरल सिस्टम है ना, ड्यूल ऑब्जेक्टिव के साथ काम करता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ओवरऑल तो आपको ये 5 मार्क्स का, ये टॉपिक्स इज अंडर द 5 मार्क क्वेश्चन, ओके, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द 5 मार्क क्वेश्चन। हम आपको चैप्टर के साथ साथ बेटा इंपॉर्टेंस बताते जाएंगे कि किसकी वैल्यू। आई एम कंटिन्यूसली टीचिंग द सेम सब्जेक्ट, और कंटिन्यूसली लास्ट 15 to 16 ईयर्स हो चुके हैं जब मैं बोर्ड करेक्शन कर रही होती हूँ। सो आई कैन ईजिली एक्सप्लेन यू कि किस टॉपिक की वैल्यू कितनी है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, अकॉर्डिंगली आंसर रेडी करिए उनके, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक ड्यूल ऑब्जेक्टिव, सो दिस वन, ये वाला जो टॉपिक, इसको हम येलो से मार्क कर देते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना आपका, ये 3 मार्क्स के लिए आपसे अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट आर द ड्यूल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरलिज्म? तो ड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या है फेडरलिज्म के? दैट फर्स्ट इज सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। सबसे पहला तो है, फेडरल सिस्टम बनाया ही इसलिए है कि कंट्री की यूनिटी को प्रमोट किया जा सके, लोगों के जो डिफरेंसेस हैं, है ना, उस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जा सके। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। डिफरेंट रीज़न है, गुजरात में गुजराती कल्चर है, महाराष्ट्र में अलग है, पंजाब में अलग है, ठीक है, राजस्थान में अलग है, बहुत ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी है। तो इस रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जा सके। एकोमोडेट कैसे किया जाएगा? अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के पहुँचेंगे, फाइनली वो डिसीजन फाइनलाइज किया जाता है जो सबके लिए बेटर हो, हेल्पफुल हो।
ठीक है, किसी को भी उससे नुकसान ना पहुंचे, इस चीज़ को ध्यान में रख के डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं रीजनल डाइवर्सिटी को। So this federalism is an ideal federal system has a mutual trust and agreement to live together। तो जो एक आइडियल फेडरल सिस्टम होगा ना, वो इस थ्योरी पे काम करता है, दैट म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा करके काम करना होता है, राइट, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, पूरी कंट्री को एज एन स्टेट, हर स्टेट अपने अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, बट पार्लियामेंट में जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पूरे नेशन को एक साथ ले करके आगे लीड करते हुए चलते हैं। डन। तो ये आपके थे यहाँ पर फीचर्स और इट मे बी एज एन ए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक चीज़ मैं और आपको अच्छे से समझा दूँ, ये जो फीचर्स आपने पढ़े हैं ना, यही फीचर्स को आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। जब आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सपोज 5 मार्क्स के लिए, डू यू थिंक इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, वाई डू यू थिंक इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, जस्टिफाई योर आंसर, एक्सप्लेन योर आंसर विद रीज़न, तो अब आप क्या लिखोगे, डोंट बी कन्फ्यूज, कुछ नहीं लिखना है, आपने ये फीचर याद करे हैं ना, यही वहाँ पर लिखने हैं। India is a federal country. Why? It can be justified as through the following point. ये आप लिखेंगे because in India, number 1 क्या होता है, there is also 2 or more than 2 level of government, there is same citizen separate jurisdiction, there is a superiority of the constitution। ये जो point है आपको वहाँ पर मार्क कर देने हैं, ठीक है। इन इंडिया तो लैंग्वेज मर्ज करनी है आपको, लैंग्वेज फॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू द आस्क्ड क्वेश्चन, जो जैसा पूछा है अकॉर्डिंगली आपको लैंग्वेज बनाते हुए आंसर करना है। तो ये जो फीचर्स हैं ये आपको 4 to 5 डिफरेंट वेज में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग से काम लेना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट। और ये तभी होगा बच्चा जब आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब ये जो फेडरल सिस्टम है ना, हमने पढ़ा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ठीक है, डेमोक्रेसी, मिलिट्री गवर्नमेंट हम फॉलो कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट इज फॉलोइंग डेमोक्रेसी। अब इस डेमोक्रेसी को भी हम 2 टाइप्स से स्टडी करते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया में फॉलो होता है फेडरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये फेडरल सिस्टम भी फिर क्लासीफाई हो जाता है 2 फॉर्म में, ठीक है। 2 ब्रांचेस आप याद रख लीजिए इसकी, या हम कह सकते हैं 2 तरीक़ों से फॉलो होता है। कुछ कंट्रीज़ में तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है और कुछ कंट्रीज़ में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। अब ये क्या होता है, रिमेंबर दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ फॉर 3 मार्क क्वेश्चन। ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए। सो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, राइट। यानी जो इंडिपेंडेंट, जैसे हमारी सपोज आप करिए, हमारे ओवरऑल जो स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी सॉवरेन मतलब सेल्फ डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी जब हमारे पास होती है, खुद से हम डिसीजन लेने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं सॉवरेन। तो हर स्टेट के पास सॉवरेन अथॉरिटी तो है, बट वो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट, जब नेशनल डिसीजन की बात आती है, नेशनल लेवल पे डिसीजन टेकिंग की बात आती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। लेकिन ये जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है ना बेटा, यहाँ पर इंडिविजुअल स्टेट दे कम टुगेदर, इंडिविजुअली अपने अपने स्टेट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उनके ऊपर कोई यूनिटरी गवर्नमेंट ऐसे नहीं होती कि वो फाइनलाइज उसको करेगी, ठीक है। दिस इज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड इट्स एग्जाम्पल्स आर यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आप इसको एग्जाम्पल्स में ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली याद क्या रखना है यहाँ पर, यूएसए, ठीक है, यू फॉर यूएसए, एस फॉर स्विट्जरलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो आप भूलेंगे नहीं एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अभी जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जैसे हमारे इंडिया में है, यानी सब यूनिट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं एज द डिफरेंट स्टेट्स, और उन सब के ऊपर एक नेशनल यूनिट होती है, एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही होती है। सो अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। समझ गए। अब इंडिया का कॉन्सेप्ट आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये वाला सिस्टम जहाँ पर होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट्स फ्री तो होती हैं अपनी पावर के लिए, लेकिन जब पूरी कंट्री के डिसीजन लेने होते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। इस तरह का जो सिस्टम होता है, इट्स कॉल्ड द होल्डिंग टुगेदर, राइट। यानी एक यूनिट जो पूरे स्टेट्स को एक साथ होल्ड कर रही है और तब डिसीजन दे रही है, दिस इज होल्डिंग टुगेदर। मीनिंग से कनेक्ट करते हुए याद करना, आप भूलेंगे नहीं। एंड एज एन एग्जाम्पल, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया। सो ये हमारा बन गया एज एग्जाम्पल ऑफ SBI। क्या बन गया हमारा एग्जाम्पल? SBI। तो आपको ये याद रह जाएगा, S फॉर स्पेन, B फॉर बेल्जियम, I फॉर इंडिया। सो SBI इज एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब मैं इसको स्पेसिफिकली इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इट मोस्ट ऑफ टाइम दिस इज आस्क्ड अंडर द MCQ
एज एन अ शॉर्ट आंसर 1 मार्क क्वेश्चन जो पहले आते थे, अभी आपका फॉर्मेट चेंज है. सो एज एन 2 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो कुड बी देयर, दैट विद एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाएंगे ऐसे. होल्डिंग टुगेदर SBI होता है और कमिंग टुगेदर USA होता है. ठीक है, एंड यू नो दैट USA में भी यही हुआ था, सारे अलग अलग रीजंस एक साथ मिलके आए थे. हम रशियन रेवोल्यूशन जब पढ़े थे क्लास 9th में, तब आपने पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर. तो उस कॉन्सेप्ट से भी कनेक्ट कर लो, आप कभी भी नहीं भूलोगे. डन, चलते हैं आगे. नाउ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. नाउ आई एम डैम श्योर कि अब आपको ये क्वेश्चन मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है. होप अगर लाइव क्लास होती तो मैं आपसे ये आंसर पूछ लेती. व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. वेरी सिंपल. कहाँ जाना है, वापस जाना है हमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स. हमने पीछे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो उसमें से जो 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लास्ट वाले ड्यूल ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट को आप छोड़ दीजिएगा एंड सेम सिटीजन वाला जो सेकंड पॉइंट था उसको ड्रॉप कर दीजिएगा. बाकी के 5 पॉइंट्स को आप ले लीजिए. दैट विल बी द सिंपल आंसर. व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, फॉलोइंग पॉइंट्स मेक इंडिया फेडरल कंट्री. अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है. राइट, अब सेम चीज़ यहाँ पर आपको मार्क्ड की हुई है. और ये जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट था कंट्री का, ये बाद में आया. जो पंचायती और म्यूनसिपालिटी सिस्टम है, इट वॉज इन 1992. राइट, आगे हम इसको पढ़ेंगे. डिसेंट्रलाइजेशन में आपके दिया हुआ है. होप दिस इज क्लियर. अगर अभी भी कोई डाउट अगर आपको रहता है देन यू कैन कॉमेंट डाउन. ठीक है, नीचे मुझे कमेंट कर दीजिए. मैं सेपरेटली इस चीज़ को फिर से एज अ लॉन्ग आंसर शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे दूंगी. द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 3 लिस्ट. अभी हमने पढ़ा था कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी. तो कैसे ये लिखा हुआ है, दिस इज गिवन एज इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट. ये लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन. देयर इज अ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट इज टेलिंग अबाउट व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन कौन से डिसीजन लेगा, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, यूनियन गवर्नमेंट है. ठीक है, ये सारे डिसीजन लेगा. जैसे करेंसी चेंज करना है, तो करेंसी चेंज सिर्फ एक स्टेट में तो नहीं करेंगे हम. वन स्टेट टू अनदर स्टेट करेंसी अलग अलग तो नहीं हो सकती ना. करेंसी तो पूरी कंट्री में एक ही चलेगी. तो कौन लेगा ऐसा डिसीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट, सो डिसीजन वेयर सिमेट्री इज रिक्वायर्ड, such a decision will be taken by central government. State list, it include the areas of the state level and local importance like the agriculture, trade, commerce, irrigation and police etc. जो कि state अपने आप से independently ले सकता है. अब यहाँ पर ये दोनों तो क्लियर हैं, बट यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपसे ज़्यादा पूछी जाएगी इज़ अबाउट द कॉन्करेंट लिस्ट. ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है. नाउ some topics, some subjects, some issues are there where the decision can be taken by both the government, by the यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर डिसीजन ये दोनों ही गवर्नमेंट ले सकती हैं. ठीक है, जब हायर लेवल, वाइडर लेवल पे लेना है तो यूनियन ले लेगी, बट सिर्फ अपने स्टेट में बात करनी है तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी. तो ऐसे इश्यूज़ को हम किस लिस्ट के अंदर डालते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, तो ट्रेड रिलेटेड डिसीजन अपने स्टेट का है, तो हमारा सपोज हम उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट का डिसीजन लेगी. बट पूरी कंट्री में ट्रेड रिलेटेड डिसीजन लेने हैं नेशनल लेवल पे कि किन बाहर की कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस क्या रखने हैं, कैसे रखने हैं, तो ये सेंट्रल लेवल पे होगा. एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्कूलिंग सिस्टम को लेकर के कुछ एडिशनल जो न्यू पॉलिसीज़ हैं इनकॉर्पोरेट कर सकती है. बट नेशनल लेवल पे जब चेंज होंगे, जैसे आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ अभी आई है, तो वो कैसे होगी, सेंट्रल लेवल पे आएगी. राइट, दिस इज़ अबाउट द कॉन्करेंट लिस्ट. अब इसके अलावा ना एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, दैट इज़ द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट. आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो इस पार्ट से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है. ठीक है, पक्का से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा. यहाँ से आपको 1 मार्क का या 2-3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम आता है. अब रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑल दो सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द लिस्ट. 1950 तक जो चीज़ें नहीं थी तो इस लिस्ट में आई नहीं, बाद में वो निकल के आई, तो इनको लेकर के डिसीजंस भी बाद में आए. राइट, सो सच topics, issues, subjects are included as a residuary subjects like the computer software and decisions are taken by central government. तो अब ये separately residuary subject कौन सा है वो आपसे पूछा जा सकता है. Who take the decisions related to the residuary subjects? तो central government decision लेती है. It may be asked as the MCQ और as 1.23 मार्क्स बना करके आपको दे दिया जाए. ठीक है, रिमेंबर दिस. तो अब इसको याद रखो, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर रखना है. रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ, आर फॉर रेसिड्यूरी, आर फॉर रेस्ट ऑफ, यानी रेस्ट ऑफ का मतलब बचे हुए. जो सब्जेक्ट बचे हुए बाद में आए, रेस्ट कर रहे थे बाद में आए, वो सब्जेक्ट एक इंडिविजुअल लिस्ट में ऐड हो गए और उसी को हम रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बोल रहे हैं. राइट, और ये सब्जेक्ट क्योंकि बाद में आए तो कन्फ्यूजन था कि भाई कौन इनको हैंडल करेगा, तो सिंपली ये अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, क्योंकि इस तरह के टॉपिक पूरी कंट्री से रिलेटेड थे.
To clear the doubt, it's simply given to them. नाउ होल्डिंग टुगेदर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिटरी टेरिटरी, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो चुकी होंगी. यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं दैट यू कैन गो थ्रू विद इट. चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. अब अगर हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, सो पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज अ बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. किस तरह से ये मैनेज करता है? द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट. इफ नीड एनी चेंज, इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद एटलीस्ट द 2/3 मेजोरिटी, एंड that is had no ratified by the legislature to the least half of the total states. पीछे मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी एंड अपनी 9th क्लास में भी आप ये चीज़ पढ़ के आई हो कि हमारा जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ऐसा इसको इसलिए बनाया हुआ है ताकि इन फ्यूचर कोई भी इस पावर का मिसयूज़ ना कर सके. यू रिमेंबर क्लास 9th में आपने हिटलर वाला चैप्टर पढ़ा था, तो हिटलर ने यही किया था ना, पहले उसने चांसलरशिप ले ली, उसके बाद खुद को प्रेसिडेंट बना लिया और जैसे ही उसके हाथ में पावर आई और वहाँ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकता है, ऑटोनॉमी थी उसके हाथ में, तो हिटलर ने उसका फ़ायदा उठाया और अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया और वो बन गया डिक्टेटर. तो ये चीज़ रिपीट ना हो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इंटेलिजेंट लीडर्स थे, ठीक है, मेंबर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा और इस तरह से कॉम्प्लेक्स का मतलब सिंपली कोई भी डिसीजन कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपने आप से ले ही नहीं सकता. एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन द पार्लियामेंट एंड व्हेन 1/3 यानी मेजॉरिटी जिस चीज़ को सपोर्ट कर रही है वही डिसीजन फाइनलाइज होगा, क्योंकि वो सारे जो बैठे हैं वो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. तो ज़्यादा डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. तो जो लोग कहेंगे वही होगा और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा लोग जो मान रहे हैं, चाहते हैं, वही आगे प्रोसीजर में जाएगा. एट द सेम टाइम जुडिशरी इज ऑल्सो प्लेइंग. पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को जब हम देखते हैं तो जुडिशरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फॉर एवरीथिंग. ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द प्रोसीजर. जब भी हम प्रोविज़न की लॉ वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, पहले तो लॉ को फाइनलाइज करना भी जुडिशरी के हाथ में है, अगर हटाना है, चेंज करना है, एडिशन डिलीशन सब कुछ जुडिशरी के अंडर कंट्रोल रहता है. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और कोई उसको वायलेट ना करे, ये सब कुछ जुडिशरी चेक करता है. तो ये अरेंजमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है. गॉट इट? The union and the state government, that also we have clear that both are independent and power to raise the resources by levying taxes order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिस्ट प्रोवाइड की हुई है कि कौन क्या काम करेगा और किसको कौन से टैक्स मिलने वाले हैं, तो कोई पंगा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है. ओके, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? अब ये फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता कैसे है, कैसे होता है? वापस से पहुंच जाना है हमको कहाँ, जो हमने स्टार्टिंग में स्लाइड पढ़ी थी, फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, बस वो आपको ध्यान में रखना है टू अंडरस्टैंड दिस. सो द रियल सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचुरल ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. दिस इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम अ शेयर्ड आइडियल ऑफ इंडिया. अब इसके लिए ना यहाँ पर हमने 2 बेसिक पॉइंट्स को उठा लिया है जो आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है. द रियल सक्सेस ऑफ अ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. ये सक्सेसफुल तभी हो पाया है जब हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, वो एकदम फेडरल सिस्टम के साथ काम कर रही है और तभी वो फेडरलिज्म को फॉलो करते हुए सक्सेसफुल हो पाई है. ठीक है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है. आपको पूछा है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस और हाउ इट प्रूव्ड और बिकम सक्सेसफुल. मीन्स अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि फेडरलिज्म कैसे सक्सेसफुली काम कर पाता है, तो ये फुल्ली डिपेंड करता है कि उस कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसी है. यानी जो डेमोक्रेटिक सेटअप की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए है या फिर एक्चुअल में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वहाँ पर होती है. इफ़ इट इज़ इन एक्चुअल देन ऑफकोर्स फेडरलिज्म काम करता है. ठीक है. लिंग्विस्टिक स्टेट, नाउ इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक. जनरली आपसे ये 3 मार्क्स 5 मार्क्स में तो पूछा नहीं जाता है, बट फॉर द सम टाइम मे बी फॉर द वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर और एज एन MCQ. तो आपको ध्यान रखना है, एक बार आप रीड इसको जरूर से कर लेंगे. सो फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस सेवरल न्यू स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड इन इंडिया. अब you can go through with all these points. Now I am going to explain in a short. Main points क्या था? That when the states were accommodated during the just after or we can say during the independence, जब चल रहा था 1947-46 वाला पीरियड. 1946 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना दिसंबर लास्ट मीटिंग के साथ में. ठीक है, फाइनली 47 आया था. तो तब जब डिसीजंस चल रहे थे 47, 48, 49, तो फाइनली उस समय जब ये बात चली कि भाई अकोमोडेट कैसे किया जाए, तो मैनी कन्फ्यूजन्स वर देयर कि स्टेट्स को
पर्टिकुलर कल्चरल रीजनल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंगली एकोमोडेट कर लिया जाए। जैसे जो गुजराती हैं उनको एक बाउंड्री में हमने रख दिया, गुजरात बन गया, वो सब गुजराती हैं, ठीक है। जो पंजाबी लैंग्वेज और पंजाबी कल्चर वाले हैं, एक बाउंड्री में जनरली ऐसा ही होता था ना, लोग जो कम्युनिटीज़ थी एक ही जगह एकोमोडेट थी, तो उनकी बाउंड्रीज़ को उसी स्टेट के फॉर्म में फ्रेम कर दिया जाए। बट कुछ लीडर का मानना था कि नहीं, हम तो यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो आप फिर से अलग डाइवर्ट कर करके अलग अलग पंजाबी, गुजराती, मराठी, आप ऐसे क्यों अलग कर रहे हो। बट फाइनली इट वॉज डिस्कस कि अगर हम एकोमोडेट करेंगे तो उससे बेटर कंडीशन ये होगी कि हम उनको उनके कल्चरल फॉर्म में रहने दें। यानी एक जैसे लोग जब एक साथ रहेंगे तो उनके कल्चर और रिलीजन के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, उनको एडमिनिस्ट्रेट करना आसान हो जाएगा। नॉट लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर क्लास 9th में पढ़ते हैं तो क्लास 9th का बच्चा, क्लास 7th का बच्चा, क्लास 5th का बच्चा, क्लास 3rd का बच्चा, इन सबको अगर हम एक साथ बिठा करके ट्यूशन क्लास दे रहे हैं या फिर एक साथ बिठा करके कोई टॉपिक समझा रहे हैं, तो क्या सबके लिए वो सेम होगी चीज़ें? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। क्योंकि क्लास 10th के बच्चे का मेंटल लेवल, क्लास 3rd के बच्चे का मेंटल लेवल और क्लास 5th में पढ़ने वाले बच्चे का मेंटल लेवल अलग है ना एकदम, तो उनको अलग लेवल पे समझाना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये डिस्कशन फाइनलाइज हुआ कि एक जैसे लोगों को, यानी एक कल्चर को एक साथ रहने दिया जाए, तो ये डाइवर्सिटी नहीं क्रिएट करेगा, इनफैक्ट यूनिटी को इन्हांस करेगा और भी ज़्यादा एकोमोडेट करेगा रीजनल डाइवर्सिटी को। तो इस तरह से जो लिंग्विस्टिक स्टेट बने, ठीक है, यानी जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ दैट वाज बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। गुजरात में गुजराती बोली जाती, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती, पंजाब में पंजाबी बोली जाती, एंड देयर कल्चर ऑल्सो, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द लिंग्विस्टिक स्टेट। लैंग्वेज पॉलिसी। अब अगला क्वेश्चन था कि भाई लैंग्वेज कौन सी रखी जाए, राइट। So the constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as an official language. जब initially इस पे काम हो रहा था तो उस समय हिंदी, क्योंकि हिंदुस्तान है भाई, तो हिंदी लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज देने का कॉन्सेप्ट निकल के आता। तो अर्लियर जब हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज लेने की बात हुई तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सदर्न इंडिया, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, नॉर्दर्न इंडिया को इंग्लिश नहीं आती थी। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए फिर से क्लैशेस होने लगे और बहुत जल्दी हमारे लीडर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि ऑलरेडी 1947 और उससे पहले जो पीरियड था, बहुत ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन एंड लॉट्स ऑफ मीन्स द टॉर्मल सिचुएशन वॉज गोइंग ऑन इन द कंट्री, ब्लड शेड एंड फाइट, है ना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही थी। अब अगर फिर से हिंदी लैंग्वेज को लेकर के कन्फ्यूजन हुआ तो नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया के बीच में फिर क्लैशेस हो जाएंगे। तो बेटर इज दैट कि नेशनल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ही ना रखा जाए। तो यहाँ पर ऐड किया गया कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी ऐड की गई एज ना हिंदी एंड इंग्लिश। यानी जब भी आप कोई गवर्नमेंट के काम करते हैं ना, तो आपको जो फॉर्म अवेलेबल होता है और फिलिंग का ऑप्शन मिलता है वो दोनों लैंग्वेजेस में मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, इंग्लिश में भी मिलता है, दोनों, यू कैन गो इन बोथ द लैंग्वेजेस, राइट। इसके अलावा हमारी अदर 20 लैंग्वेजेस, हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस और हम काउंट करते हैं, यानी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस रखी गई सेंट्रल लेवल। जब सपोज आप जब सीनियर आई मीन फर्दर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे जब कोई आप एग्जाम भरेंगे ना बेटा, तो आपको वहाँ पर आपका जो पेपर है वो इन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप कहते हैं कि भाई हमें गुजराती में चाहिए या मराठी में चाहिए, तो आपको वो पेपर उस लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे समझिए। एंड हिंदी और इंग्लिश की बात अगर हम करते हैं तो लीडर अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी एज एन, तो ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर ऐसा रहता कि हम एक ही लैंग्वेज को ले लें तो एक तरफ नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम आती, दूसरी तरफ साउथ इंडिया की प्रॉब्लम आती, और फिर से जैसे हमने श्रीलंका में पढ़ा था ना, लैंग्वेज का ही, सिन्हला लैंग्वेज को लेकर के ही सिविल वॉर की कंडीशन आई थी। तो हमारी कंट्री के लीडर्स ने एक्सपीरियंस किया कि वो इस तरह की सिचुएशन ना बने। सो दे गिवन दिस आइडिया ऑफ द नेशनल लैंग्वेज, उन्होंने दोनों लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया सिंपली। नेक्स्ट इज अ सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये दोनों काफ़ी हमने, यू रिमेंबर पीछे हमने एक ड्यूल ऑब्जेक्टिव जब पढ़ा था तो वहाँ पर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट पे ये सिस्टम काम करता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करती है कि भाई जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं इट्स ओके, एज वेल एज समटाइम देयर कुड बी सम क्लैशेस लाइक बिफोर 1989 सिचुएशन ड्यूरिंग द कांग्रेस मोनोपोली major part of the country, same party was in the power in both the center or state. As a result, the state government were not in a position to enjoy the rights as the autonomous federal unit. तो कई बार क्या होता है, या हम पहले देख सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पे जो पार्टी है वही स्टेट लेवल पे भी काम कर रही है, तो मोनोपोली आ जाती है। तो उस मोनोपोली को हटाने के लिए हमें इक्वल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल, इक्वल इलेक्शन में भी सारी पार्टीज़ को भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं, स्टेट्स को भी इक्वल अथॉरिटी दी हुई है। तो सेंट्रल और स्टेट रिलेशन को फ्री एंड फेयर रखा गया है कि वो इंडिपेंडेंट है, फ्रीली डिसीजंस ले सकते हैं। अब इस वाले पार्ट पे ना हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली नहीं आता है, बस आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, राइट।
ऑफ कोर्स अगर आप इस वीडियो पे आए हैं और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो every student would like to understand about the main points which are very important for the exam. तो ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट देखिए बोर्ड की बात है तो 1 मार्क में भी कुछ भी हो सकता है, तो आप एक बार इसको सिंपली रीड कर लीजिए, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, मीन्स लाइक द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच कैन बी फॉर 5 मार्क, 3 मार्क, ठीक है, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, 1 मार्क कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, मीन्स इंपॉर्टेंस इज फॉर इवन 5 मार्क्स ऑल्सो। डिसेंट्रलाइजेशन, अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता क्या है? सो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स when power is taken away from the central and state government and given to the local government. लेकर के देने से मतलब है कि कोई उनसे पावर कम नहीं कर दी गई है, मतलब कुछ अथॉरिटीज़ लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई, इसी को हम बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही थी, लोकल गवर्नमेंट था ही नहीं बच्चा तब, ठीक है। देन इन 1990, कब 1990 में इट वॉज कंसिडर एज अ नीड, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, तो इट वॉज कंसिडर अ नीड टू हैव अ थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो बेल्जियम को देख करके, कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल्स के साथ इंडिया के लीडर्स को भी लगा कि भाई इतनी बड़ी कंट्री है, लोकल लेवल पे भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना ज़रूरी है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट विद पंचायती फॉर द विलेज एरिया, पंचायती राज फॉर विलेज एरिया एंड म्यूनसिपैलिटी सिस्टम फॉर अर्बन एरिया, 2 नाम यूज़ कर लिए गए, दोनों को हम लोकल गवर्नमेंट के अंडर में मर्ज करते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट निकल के आया और फाइनली इन 1992 ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, या आप इसको बोल सकते हो लोकल गवर्नमेंट, जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इज अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, तो ये लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट तब से आया। उसके पहले लोकल गवर्नमेंट नहीं थी इंडिया में, राइट। बिफोर 1992 ओनली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। So federal power is sharing in India needs another tier of the government below that of the state government. Why decentralization? अब बात आती है कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन शॉर्ट वी हैव डिस्कस, इतनी बड़ी कंट्री है, डाइवर्सिटी है, मोर देन 1600 लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। लैंग्वेजेस का मतलब जो बोलियाँ होती हैं, नॉट ओनली द भाषा, भाषा के अलावा अलग अलग बोलियाँ भी होती हैं। 7 डिफरेंट रिलीजन यहाँ पर रह रहे हैं और एक रिलीजन के अंदर भी बहुत सारा सब डिवीज़न होता है, डिफरेंट कास्ट, कल्चर, कस्टम। तो इन सारे डिफरेंसेस को एकोमोडेट करने के लिए ज़रूरी था कि एक और लेवल हो जाए जिससे कि छोटे छोटे विलेज एरिया में, छोटी यूनिट पे भी एडमिनिस्ट्रेशन और रिप्रेजेंटेशन ईजी हो जाए। सो वाई डिसेंट्रलाइजेशन, हेयर आई हैव मार्क। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वाई, 5 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, वाई डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिक्वायर्ड, नीडेड। So the basic idea behind decentralization is that there are the large number of problems and issues which are best settled at the local level. As people have the better knowledge of the problem in their localities, they have also the better idea where they spend the money and how to manage the money also. And it's possible that the people directly participate in the decision making also. ये सबसे अच्छी चीज़ थी कि लोग directly participate कर सकते थे and they know about their area. ठीक है, अगर मैं क्लास 10th ए के स्टूडेंट को पूछती हूँ उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में तो वो अच्छे से जानते हैं। क्लास 10th बी इज़ नॉट गोना टू टेल मी अबाउट द प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन देयर क्लास, राइट। ऐसा ही है ना, बी क्लास अपने बी क्लास की प्रॉब्लम्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा या उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बोल सकता है। ए सेक्शन को थोड़ा ना पता होगा या क्लास 9th को क्लास 10th का थोड़ा ना पता होगा। तो सिमिलरली जो पर्टिकुलर यूनिट है यानी जो विलेज एरिया है उस विलेज में रहने वाले लोगों को वहाँ के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो इसलिए ये लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया कि इंडिविजुअल रीजन से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे तो बेटर डिसीजंस निकलेंगे, लोगों के लिए बेटर डिसीजन और पॉलिसीज बना पाएंगे। एंड पार्टिसिपेशन डायरेक्टली हो जाता है बिकॉज इन द दिस पंचायती राज देयर इज अ डायरेक्ट मीटिंग, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। अब ये ना आपकी बुक में डिटेल नहीं दिया है बेटा, बट रिमेंबर ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत इंडिविजुअली आपसे एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ एज द, यू मे हैव अ क्वेश्चन इज अबाउट द ग्राम पंचायत, ठीक है, एंड ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। व्हाट इज ग्राम पंचायत एंड व्हाट आर द ड्यूटीज एंड फंक्शंस प्लेड बाय द ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही ग्राम पंचायत और ग्राम सभा होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर एंड लर्न दिस क्वेश्चन। आई विल प्रोवाइड द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट अबाउट ऑल्सो। इस स्लाइड में डिटेल ऐड नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने बुक का जो टॉपिक है वो सारा वाला पोर्शन आपके साथ शेयर किया है। सो वाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज कंसिडर इम्पॉर्टेंट और रिक्वायर्ड।
The need for decentralization was recognized in the constitution, and finally the third level of government was initiated when in 1992. In states पंचायती विलेज हो गया, म्यूनसिपैलिटीज अर्बन एरियाज में हो गया. इलेक्शंस भी यहाँ पर सिमिलरली 5 साल बाद हर आफ्टर 5 years इलेक्शन प्रोसीजर होता है. लोकल गवर्नमेंट नो पावर और रिसोर्सेज इन देयर ओन. अब ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ नहीं लिखा है कि इनके पास रेवेन्यू है या पावर्स हैं. बस कुछ कुछ अथॉरिटीज़ इनको पार्लियामेंट के थ्रू डिस्कस के थ्रू दे दी गई थी और अकॉर्डिंगली इनको जो रिसोर्सेज हैं वो कौन प्रोवाइड कराता है? स्टेट गवर्नमेंट. दे आर गेटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. इफ़ यू हैव अ 1 mark क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो भी बजट इनको रिक्वायर्ड होता है छोटे छोटे कामों के लिए तो ये स्टेट गवर्नमेंट से उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं. अ मेजर स्टेप टेकन टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन. अब ये टॉपिक जो मैं पहले भी बार बार आपसे डिस्कस कर रही थी तो ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में अगेन द 1 mark क्वेश्चन. Through which amendment the decentralization was initiated? Through the amendment 73rd and 74th amendment introduced the local level of government. That was finally in 1992, right? It's constitutionally mandatory to hold the regular election to local government bodies. जैसे स्टेट और सेंट्रल में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर भी 5 साल में इलेक्शन होंगे. And similarly the reserve sheet for the ST and SC as well as the backward classes, and very important at least 1/3 seats are reserved for the women candidate ताकि उनको इक्वल प्रेजेंटेशन और उस कम्युनिटी को विमेन को इक्वल चांस मिल सके. इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन. स्टेट इलेक्शन स्टेट में करवाता है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो पंचायती इलेक्शन यानी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को भी इनिशिएट करेगा. एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर द सेम पावर एंड रेवेन्यू टू द लोकल बॉडीज ऑल्सो. तो ये डिसाइड हो गया था पार्लियामेंट में. तो ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई कब? अ मेजर स्टेप टेकन टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन इन द 1992. अब ये यहाँ पर फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. वेरी इंपॉर्टेंटली इज फॉर 3 marks. 5 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आप 5 पॉइंट देख लेना. यहाँ पर 5 पॉइंट मार्क दें. आप इन 5 को पढ़ लेंगे अच्छे से तो 5 पॉइंट लिख सकते हैं. इफ आस्क्ड फॉर द 3 marks तो 3 मेजर पॉइंट्स आप लिख लेंगे. राइट. सो these changes were done in 1992 regarding to the decentralization or in favor of the local government. Structure of the new Panchayati Raj institution, that is the rural local government is known by the name of the Panchayati Raj. Panchayati Raj में basically क्या है? Each village or the group of village has a gram panchayat. पंच 5 लोग. पंच का मतलब क्या है? 5 members इंक्लूडिंग द सरपंच. एक सरपंच होता है, बाकी के 4 वार्ड मेंबर्स होते हैं. प्रेसिडेंट और सरपंच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एंड इट्स द डिसीजन इज मेकिंग बॉडी. जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में तो हम रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, फिर वो आपस में मिल करके अपना लीडर चूज़ करते हैं जिसको हम प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बोलते हैं. बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. यहाँ पर डायरेक्टली हम जो विलेज हेडमैन हैं 2 या 3 या 4 जो भी लोग हैं अपना नेम देते हैं. जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट हो जाता है एज अ विलेज हेडमैन. सो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड ऑल्सो, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, ये भी आप कॉन्सेप्ट रेडी रखिएगा अपने पास फॉर द 3 mark क्वेश्चन एंड समटाइम द 5 marks. आप अगर पिछले 10-12 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को लेके क्वेश्चन पुट किया गया है. ठीक है. तो आप ये याद रखिएगा. ग्राम पंचायत इज अ ग्रुप ऑफ 5 people इंक्लूडिंग द सरपंच. देयर मेन वर्क इज अबाउट टू मेक द न्यू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो इनिशिएट की है होती हैं गवर्नमेंट के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, उनको गांव तक पहुंचाना. टू हेल्ड द मीटिंग विद द ग्राम सभा. अब सिमिलरली ग्राम सभा क्या होता है? ऑल द मेंबर्स इन द विलेज अबव द एज ऑफ 18 इंक्लूडेड एज द member of the gram sabha, they need to meet with the gram panchayat related to discuss about the problems, issues and for the presentation. So and initiate about the different new policies, suggest about the new policies and the improvement in their region जो भी village वो belong करते हैं. तो इस तरह से ग्राम सभा ग्राम पंचायत का क्वेश्चन आपको रिलेट करना है. एज वी टॉक अबाउट द विलेज एरिया वी टॉक अबाउट पंचायती राज एंड विच फॉर द म्यूनसिपालिटी सिस्टम वी टॉक अबाउट द म्यूनसिपालिटी सिस्टम विच इज अगेन फॉर द जिला परिषद विच इज कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर. अब यहाँ पर आप टेक्स्ट को रीड कर लेंगे क्योंकि ये आपको 1 mark क्वेश्चन की वैल्यू देता है. नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग आंसर्स. तो ये 3 marks 5 marks के लिए नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ 1 mark के लिए आता है जो आपको जिला परिषद और ये सब दिया है ना, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना. 1 mark के क्वेश्चन नोट्स आप खुद से यहाँ पर रेडी करेंगे. ओके डियर चिल्ड्रन, एक चीज़ मैं आपको फिर से यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि बेटा प्लीज़ जो ये आपको मटेरियल मिलता है ना, इसको स्टडी कर, पहले एनसीईआरटी स्टडी कर लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद आप खुद से नोट्स ज़रूर बनाइए. पढ़ने समझने के बाद आप जब थोड़ा सा टाइम देते हैं ना, वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं. मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को यही बोलती हूँ एंड अगेन हेयर ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग कि खुद से नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी को कॉपी करके लिख रहे हैं, किसी की कॉपी से आपने सेम देख करके लिख लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. आप खुद से बनाइए तो वो चीज़ें आपको याद होती हैं. दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ नोट्स. ठीक है.
अर्बन एरियाज़, लोकल बॉडीज़ की जब अब हम बात करते हैं तो म्यूनसिपालिटीज़ वहाँ पर सेट की जाती हैं. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन द बिग सिटीज़ आर वर्किंग देयर. दे आर कंट्रोल बाय द पर्टिकुलर इलेक्टेड बॉडीज़ एंड पीपल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव. म्यूनसिपल जो चेयरपर्सन होता है इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपालिटी विच मे बी द 1 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ आपको एज एन इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन की वैल्यू रखता है. द हेड इज़ द म्यूनसिपालिटी, वी काउंट एज द म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड. एंड द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज एन ऑफिस केम टू बी द मेयर. उसको बोला जाता है मेयर. ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ी हो जा रही है. ठीक है, हेड ऑफ द म्यूनसिपालिटी चेयरपर्सन एंड द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज एन ऑफिस कॉल्ड द मेयर. तो ये कुछ 1 मार्क के पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे. द न्यू सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द लार्जेस्ट. ये जो थर्ड लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लास्ट हम पढ़े लोकल गवर्नमेंट अब जब आया तो ऑफकोर्स इसने स्ट्रेंथन किया हमारे फेडरल सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, एंड इट प्रूव्ड सक्सेसफुल. इसीलिए 1992 से अब तक ये सिस्टम काम कर रहा है और स्मूथली काम कर रहा है एंड इनफैक्ट कंसीडर एज एन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट. सो इट्स ऑल अबाउट द फेडरलिज्म. तो ये था हमारा फेडरलिज्म का चैप्टर. सो होप आप इसको समझ गए होंगे. सो स्टे कनेक्टेड एंड स्कोर फुल मार्क्स.